वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ये टॉपिक सबसे बड़ा था केंद्र राज्य संबंध। इसे पढ़ाने में बहुत टाइम से लग रहा था। मैंने कल ही आपके नोट्स तैयार कर लिए थे, फिर मेरे क्लास रिकॉर्ड करने की इतनी दम नहीं रही तो क्लास रिकॉर्ड आज मैं कर रहा। और अच्छे से मैंने इस केंद्र राज्य संबंध को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। आप कहीं से भी पढ़ के आओगे, लेकिन मैं इतना कह रहा हूँ कि चाहे पूरे यूट्यूब पे, ये मत सोचा करो कि हाँ अपने बारे में बता रहे, नहीं, ये क्वालिटी ऑफ कंटेंट बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि पूरे यूट्यूब पे आप पहले पढ़ लेना केंद्र राज्य संबंध पूरे यूट्यूब पे, उसके बाद एक क्लास देखना कि आप किसी चीज़ में मात दे सकते हो लेकिन कंटेंट में नहीं। और कंटेंट का मतलब ही होता है सिलेक्शन। कंटेंट से ही क्वेश्चन आते हैं। देखो, आपको मोटिवेशन कहानियाँ सुनाते हैं, ये राष्ट्रपति शासन हुआ था तो इंदिरा ने किया, वो किया, तो वो आपको अच्छी तो लगेंगी लेकिन वो आपके एग्जाम के लिए एग्जाम के लिए नहीं होती। इसलिए मैं कहता हूँ कि एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ो। ये सब चीज़ें बाद में भी सीखी जा सकती हैं कि 93 सैनिकों को हमने वो बना लिया था बंदी, और पूरी मोटिवेशन 10 मिनट का कंटेंट हम 1 घंटे में डिलीवर करें, तो वो सब चीज़ें बाद के लिए रखो। अभी सिर्फ और सिर्फ कंटेंट पे ध्यान दो। और बहुत अच्छी क्लास है, जिसे पूरी क्लास ले लेना। इस क्लास से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आएंगे। और एक बात और स्टार्टिंग में ही बता दे रहे हैं कि आपका एग्ज़ाम के लिए टाइम नहीं है ज़्यादा। एग्ज़ाम यूपीएसआई का जो एग्ज़ाम है उसके लिए टाइम नहीं है। जो सोच रहे हो कि अभी बहुत टाइम नोटिफिकेशन नहीं आया, नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद सिर्फ और सिर्फ प्रेशर आएगा और कुछ भी नहीं आएगा। इसलिए अभी से आपकी पॉलिटी देखो, आप इतना जान लीजिए कि 25 वीडियो में पूरे यूट्यूब पे शायद ही कोई इतने बेस्ट तरीके से पॉलिटी कंप्लीट कराई होगी, वो आपको यहाँ पे मिल रही है। अब आप जरा देख लीजिए सिलेबस कहाँ कहाँ कितना कंप्लीट हो गया। आपका सिलेबस आज आपका क्या कंप्लीट हो जाएगा। देखो, ये लिखा है, कहाँ गया, हाँ ये लिखा, केंद्रीयता प्रदेशी सरकार तो उनके अधिकार। ठीक है, ये वाला टॉपिक है, इसको आज हम ख़त्म कर देंगे। नहीं नहीं, ये वाला नहीं, ये तो ख़त्म हो चुका है। वो तो विधानमंडल वगैरह वो ख़त्म हो चुका था ना, विधानमंडल में पढ़ाया था। आज हम आपको केंद्र और राज्यों के बीच संबंध, यही तो टॉपिक है। और लगोगे आपके सब खत्म हो चुके। उसके बाद निर्वाचन और हाई कोर्ट, 2 ही टॉपिक बचे। उस मैं आपकी पीडीएफ बहुत जल्दी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी पीडीएफ जल्दी आपके पास पहुँच जाए। बहुत कोशिश की। अब इसके बाद आपको हाई कोर्ट बचा, और हाई कोर्ट के बाद में आपका बचा कौन, निर्वाचन। बस उसके बाद आपका पॉलिटी, जो सिलेबस वाला पॉलिटी वो खत्म हो गया। उसके बाद छोटे छोटे 4-5 वीडियो और आ जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा कोई टॉपिक छूटा, कुछ चीज़ अच्छी लगी तो उस पर हम डाल दिया करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगी पॉलिटी पूरी खत्म। यहाँ से आपको 15 क्वेश्चन 100% मिल जाएंगे, और यहाँ से नहीं मिले तो फिर कहीं से आपको नहीं मिलेंगे। लास्ट में यदि नहीं 25 वीडियो की आपको पीडीएफ मिल जाती तो आप समझना कि आपको रिवीजन के लिए बहुत आसानी रहेगी। ये टॉपिक है आपका केंद्र और राज्य संबंध। ठीक, इसमें क्या पढ़ना, अब स्टार्टिंग करते हैं। ऊपर कट गया कोई बात नहीं। केंद्र और राज्यों के संबंध भाग 11 है, भाग 11 है। अच्छे से याद रखना। ये क्वेश्चन जो जो यूपीएसआई में पूछे गए हैं वो हम स्टार्टिंग में ही लिखे दे रहे हैं। क्या, केंद्र और राज्यों, देखो केंद्र और राज्यों के बीच जो आर्टिकल है उन्हीं में तो शक्तियों का विभाजन किया जाएगा। भाई केंद्र राज्य संबंध है, उन्हीं शक्तियों का विभाजन होगा। और उन्हीं शक्तियों के विभाजन में आपका जो, जैसे कि 3 शक्तियों में विभाजित की गई केंद्र और राज्यों के संबंध को। कौन कौन, केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्ति। वैधानिक मतलब कि कौन कानून बना सकता है, कानून बनाने की शक्तियों के बीच में बात करें। 245 से 255 के बीच में यूपीएसआई 2021 में। ठीक, इस चीज़ को तीनों पॉइंट याद रखना, तीनों आए थे क्वेश्चन। केंद्र और राज्यों के बीच प्रशासनिक मतलब कि शासन कौन करेगा, 256 से 263। और केंद्र और राज्यों के वित्तीय संबंध 264 से 293। जो वित्तीय संबंध है वो भाग 12 में दिए गए हैं। याद रखना इस चीज़ को, इसलिए मैंने शॉर्ट में यहाँ पे लिख दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट तीनों पार्ट हैं, तीनों पूछे जा चुके हैं कि आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है। ठीक, अब आप देखिएगा, राष्ट्रीय व क्षेत्रीय सरकार के संबंधों की प्रकृति के आधार पर सरकार 2 प्रकार। देखो, इसलिए मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ सरकार के बारे में कि किनके पास कितना पावर है। इसलिए मैं जो टर्म आगे आएंगे उनको अभी मैं क्लियर कर दे रहा हूँ कि सरकारें कितने प्रकार की होती हैं। राष्ट्रीय व क्षेत्रीय सरकार के संबंधों की प्रकृति के आधार पर सरकारें 2 प्रकार की होती हैं। एक तो एकात्मक सरकार होती है, एक संघीय सरकार होती है। कुछ ऊपर वाले वर्ड आपको नहीं समझ आएंगे, बस इतना जानो कि सरकार कितने प्रकार की होती है, 2, और संघीय और एकात्मक सरकार। अब एकात्मक सरकार क्या होती है, एकात्मक सरकार जिसमें समस्त शक्तियां व कार्य केंद्रीय सरकार में निहित होते हैं। अब मैं बता रहा हूँ कि एकात्मक सरकार, यदि मैं कहूँ कि भारत एकात्मक सरकार कब बन जाता, जब राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं होते, राज्यों में मुख्यमंत्री का सीएम का चुनाव नहीं होता, और जो लोकल गवर्नमेंट है, एलजी जिन्हें बोलते हैं, तो स्थानीय सरकार, ये नहीं होती, तो आपका क्या बन जाता है, एकात्मक सरकार। एकात्मक मतलब सिंह, केवल किसका, पूरा शक्तियाँ और कार्य किसके पास है, केंद्र सरकार के पास में। कुछ भी न मुख्यमंत्री कर सकता न कोई कर सकता, सीधे सीधे पूरा पावर किसके पास है, किसके पास, प्रधानमंत्री के पास में। संघीय सरकार में क्या होता है, शक्तियां संविधान द्वारा केंद्र व राज्यों की सरकारों के बीच विभाजित होती हैं, जो कि भारत में हैं। तभी तुम आज केंद्र और राज्य संबंध पढ़ा रहे हैं, जब शक्तियां विभाजित हैं, केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध।
क्यों? क्योंकि हमारा देश कैसा है, संघीय देश है। अब देख लो संघीय और एकात्मक सरकार में अंतर क्या होता है, ज़्यादा नहीं, अंतर नॉर्मल ही कुछ पूछा। जैसे दोहरी सरकार होती है किसमें, संघीय सरकार में। संघीय सरकार जैसे केंद्र और राज्य में, एकात्मक मतलब एक एकल चीज़ें मिलेंगी वहाँ पे, ठीक है, इतना मान लिया। संघीय मतलब संघ मतलब ग्रुप, ऐसे समझो कि हम किसके संघ जा रहे हैं। संघ मतलब अकेले तो किसी के जाओगे नहीं, तो संघ का ग्रुप मान लो, 7 संघ, ऐसे नहीं बोलते हैं। तो दोहरी सरकार केंद्र और राज्यों के बीच होती है। एकात्मक सरकार का मतलब एकल सरकार होती, मात्र एक ही गवर्नमेंट होगी, सिंगल गवर्नमेंट पे मुख्यमंत्री वगैरह कुछ नहीं होगा। उसके बाद इसके पास लिखित संविधान होता है, और एकात्मक सरकार के पास लिखित संविधान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, कोई जरूरी नहीं होता। लेकिन संघीय सरकार में जरूरी होता है कि इनके पास लिखित संविधान होना चाहिए। अब जैसे कि लिखित संविधान जैसे फ्रांस है, इसमें एकात्मक सरकार है। लेकिन अलिखित संविधान जैसे ब्रिटेन है, यहाँ पे भी एकात्मक सरकार, लेकिन इसका संविधान कैसा, अलिखित है, यहाँ पे लिखित नहीं है। तो यही बात कही गई है। इसमें संघीय सरकार में क्या होती है, संविधान की सर्वोच्चता होती है। जैसे नहीं, आप कुछ भी देखो, भारत में लड़ाई दंगा कुछ भी हो तो क्या कहेंगे, संविधान का हनन हो रहा है, कोई भी सरकार संविधान का हनन हो रहा है। तो वही बात यहाँ पे कही गई है। तो सर्वोच्च संविधान की सर्वोच्च वो संविधान सर्वोच्च हो भी सकता है, जैसे जापान में कैसी एकात्मक सरकार है, वहाँ संविधान सर्वोच्च है। और नहीं भी हो सकता, जैसे ब्रिटेन में कोई संविधान सर्वोच्च नहीं है, ठीक है। अब आगे देखिएगा क्या कह रहा है, स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका कैसे, संघीय सरकार जैसे भारत की है, भारत की स्वतंत्र न्यायपालिका, किसी का उस पर कोई जोर दबाव नहीं है। तो ये स्वतंत्र न्यायपालिका किस में होती है, संघीय सरकार में। और यहाँ पे क्या होता है, स्वतंत्र न्यायपालिका हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, किसमें, एकात्मक सरकार में। यूएसए, अब इनके जो संघीय सरकार, इनमें इनके कौन कौन से उदाहरण हैं, जैसे यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है, स्विट्जरलैंड है, कनाडा है, रूस है, ब्राज़ील, अर्जेंटीना और भारत। इसको भी तो लिख लो, भारत। इधर क्या है, जैसे ब्रिटेन है, फ्रांस है, जापान है, चीन है, इटली है, नॉर्वे है, स्वीडन और स्पेन। इनमें क्या है, एकल सरकारें हैं, एकल सरकारें, इसीलिए इनको क्या बोलता है, एकात्मक सरकार। अब देखिएगा जो संघ है, संघ मतलब जिसे बोलते हैं फेडरल, इसका मतलब क्या है और कहाँ से आया है, ठीक है। संघ शासन द्वय शब्द, लैटिन शब्द फोइडस, इसे क्या बोलते हैं, FOADUS, फोइडस। कहाँ का, फोइडस से लिया गया, जिसका अर्थ संधि या समझौता। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि संघ शासन किस भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ संधि या समझौता। अब देखो, अमेरिका विश्व में पहला व प्राचीनतम संघीय देश है। यदि आपसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे प्राचीनतम संघीय देश कौन सा है, तो वो कौन सा आ जाएगा, अमेरिका, ठीक है। क्यों, वहीं तो शायद 1798 में इसको वो मिल गई थी आज़ादी ना, तब से इन्होंने अपना संविधान वगैरह बना लिया था। 1798 था, कितना था, हाँ कुछ ऐसे ही था, याद रखना, मुझे याद नहीं कन्फर्म है। भारतीय संघीय व्यवस्था कनाडाई मॉडल पर आधारित है। देखो, प्राचीनतम तो अमेरिका है, लेकिन भारत का जो संघीय मॉडल है वो किस देश के मॉडल पे आधारित, वो कनाडा के मॉडल पे आधारित है। एक क्वेश्चन भी पूछा गया था यूपीएससी में, भारत का संघीय मॉडल किस देश के मॉडल पे आधारित है, कनाडा के। BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर के अनुसार संघ क्या है, अमेरिकी संघ के विपरीत भारतीय संघ राज्यों के बीच सहमति का प्रतिफल नहीं है। राज्यों को अधिकार नहीं, वे स्वयं के संघ से अलग हो सकें। देखो, भारतीय संघ अमेरिकी संघ क्यों नहीं है, उसका रीजन एक है कि जो भारत के जो राज्य हैं, भारत के राज्य हैं, वो संघ से अलग नहीं हो सकते। संघ मतलब भारत, जिसे हम पूरा भारत कहते हैं, ये अलग अपना देश नहीं घोषित करते। लेकिन अमेरिका में क्या है कि यदि कोई राज्य अपना चाहे तो वो अपने को खुद को अलग मान सकता है। समझिए इस बात को, इसीलिए उन्होंने कहा है कि अमेरिकी संघ के विपरीत भारतीय संघ के बीच सहमति का प्रतिफल नहीं है। अमेरिका की तरह हमारा सहमति का प्रतिफल नहीं है, हमारा क्या है, जटिल है कि हम छोड़ नहीं सकते हैं। अब देखो, हमारा संविधान है, भारतीय संविधान, इसे संघीय क्यों कहा जाता है। एक तो द्वैध राजपत्र, द्वैध मतलब केंद्र और राज्यों के बीच, जैसे राज्य में सीएम होते हैं, केंद्र में प्रधानमंत्री होता है। लिखित संविधान, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसके पास, भारत के पास है। शक्तियों का विभाजन 7वीं अनुसूची में, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची में शक्तियों का विभाजन है, खूब पता है। संविधान की सर्वोच्चता, सब कुछ संविधान ही, कठोर संविधान है। क्यों, क्योंकि संविधान में संशोधन, जो अच्छे संशोधन, उनमें कठोर प्रक्रिया अपनाई गई। कौन सा, विशेष बहुमत जिसे बोलते हैं, स्पेशल मेजोरिटी, और स्पेशल मेजोरिटी ऐसे नहीं आती है। इसीलिए मोदी जी कह रहे थे कि अब की बार 400 पार के बाद स्पेशल मेजोरिटी आ जाती तो फिर समझो कि संविधान में कहीं पे भी चेंजिंग लाई जा सकती थी। उसके बाद स्वतंत्र न्यायपालिका, एक भारत की एक ऐसी स्वतंत्र न्यायपालिका है, न्यायिक समीक्षा का अधिकार संविधान को सर्वोच्च बनाता है। अब जैसे कि न्याय की समीक्षा है, मतलब कि कोई आदेश दे दिया किसने, कोर्ट ने, और उसे बाद में गलत लगा कि नहीं यार ऐसा तो मैंने उसमें गलत बोल दिया था, तो उसको रिव्यू कर सकती है और फिर उसका डिसीजन भी चेंज कर सकती है। यही होता है न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं। उसके बाद न्यायाधीश के कार्यकाल की सुरक्षा, न्यायाधीश एक बार बैठ गया किसमें,
एक बार न्यायाधीश बना दिया गया सुप्रीम कोर्ट का, तो उसे कोई हटा नहीं सकता, राष्ट्रपति नहीं हटा सकते, चलो हटो। उस पर भी बहुत जटिल प्रक्रिया, कैसी, महाभियोग जैसे, महाभियोग के समान ही जटिल प्रक्रिया है किसको हटाने की, सुप्रीम कोर्ट के जज को। अब देखो द्विसदनीय व्यवस्था है, दो द्वैध शासन के साथ है द्विसदनीय व्यवस्था है। कौन सी? लोकसभा और राज्यसभा, दो सदन है। अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। इनको याद रखना, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्या? अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया, और शायद अमेरिका, हाँ अमेरिका तो पहले लिख के, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, लेकिन भारत में क्या सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है। बी आर अम्बेडकर कहते हैं संविधान उतना ही संघीय संविधान है जितना दोहरी राज पद्धति। इस कथन किसने कहा था? खूब क्वेश्चन पूछे, संविधान उतना ही संघीय संविधान है जितना दोहरी राज पद्धति। ठीक है, ये सब किसका कथन था? ये बी आर अम्बेडकर था। भारत में न्यायिक शक्तियों का केंद्र व राज्यों के बीच मध्य बंटवारा नहीं है। न्यायिक शक्तियों का मतलब कि ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हाई कोर्ट ना माने, इसे बोलते हैं किसका? न्यायिक शक्तियों का निर्णय। एक डिसीजन पूरे देश में माना जाएगा, कोई किसी अलग अलग नहीं होगा कि राज्यों का अलग अपना मत चल रहा है और सेंटर का अलग चल रहा नहीं। इसीलिए कहा कि भारत में न्यायिक शक्तियों का केंद्र और राज्यों के बीच बंटवारा नहीं है, केवल एक ही न्यायिक प्रणाली है हमारे पास, एक ही न्यायिक प्रणाली। कौन कौन सी? न्यायिक प्रणाली का स्वतंत्र रूप एकीकृत है, एकीकृत मतलब सिंगल है। ठीक है, अब इसके आधार पर थोड़ी कह सकते हैं हमारा देश एकात्मक सरकार नहीं, ये बहुत अच्छी चीज़ है, नहीं तो राज्य अपना अलग चलाते और सेंटर अपना अलग चलाते। अब हम आगे क्या? केंद्र व राज्य के बीच विधायी शक्ति कानून बनाने की शक्ति मतलब वही आर्टिकल 245 से सिस्टम हमारा चलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, ये आर्टिकल पूछे गए बहुत अच्छे से, इनको रट्टा मारना पड़ेगा, और बाकी टारगेट सीरीज चलेगी तो हम डेली टारगेट करके आया करेंगे, पढ़ा करेंगे और उसमें चीज़ें समझा करेंगे। अच्छा इसका मतलब ये है, उसका मतलब ये है, तो वहाँ पर सारी चीज़ें आपको रट जाएंगी, कोई टेंशन नहीं होगी। कब आपको संविधान पूरा याद हो जाएगा, बस जल्दी। अब तो संविधान भी खत्म ही होने आ गया है, बाकी एक दो टॉपिक छोटे मोटे टॉपिक हैं उनको तो मैं बाद में कराता रहूँगा, जो आपके ऑफिशियल क्वेश्चन है उनकी बात में कर रहा हूँ। ठीक है, केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का किस आधार पर कानून बनाए जा सकते हैं? एक तो क्षेत्र के आधार, क्षेत्र मतलब कोई राज्य है, क्षेत्र मतलब कि किसी क्षेत्र एरिया के लिए, कोई विषय मतलब कोई सब्जेक्ट है, उस पर बनाए जा सकते हैं क्या? कानून। और कानून बनाना, और उसमें भी एक कानून बनाने का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार किसमें है? आपके सिलेबस में है। तो कानून वाला पूरा टॉपिक संविधान भर में ही आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब देखो क्षेत्र के आधार पे, क्षेत्र के आधार पर आर्टिकल 245 क्या कहता है? ध्यान से देना इस चीज को। आर्टिकल 245 कहता क्या है? आर्टिकल 245 कहता है संसद, कौन? संसद, याद रखना है, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। संसद भारत के संपूर्ण क्षेत्र, भारत मतलब पूरे एरिया में, यह उसके किसी भाग के लिए कानून बना सकती है। किसमें कहा गई है? ये आपके क्षेत्रीय हैं, इसीलिए तो मैंने कहा क्षेत्र के आधार पे। किसी राज्य के लिए, जैसे कि संसद ने कानून बना दिया, संसद ने कानून बना दिया कहाँ के लिए? अरुणाचल प्रदेश के लिए, अरुणाचल प्रदेश के लिए यहाँ से रोहिंग्या मुसलमान नहीं एंट्री करेंगे, तो सिर्फ नहीं एंट्री करेंगे। यही एक क्षेत्रीय अधिकार हो गया किसका? संसद का। इसमें राज्य का कुछ नहीं चलने वाला। अब देखो, किसी राज्य का विधानमंडल उस राज्य के संपूर्ण क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग के लिए कानून बना सकती है। अब देखो, एक तो संसद बना सकती है, अब ध्यान रखना, संसद किसी राज्य के लिए बना सकती है। अब जैसे कोई विधानमंडल, जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में कानून बना दिया गया कि अब हम बाहर से क्या, अदर स्टेट की वैकेंसी हम नहीं भरेंगे, हमारे सिर्फ उत्तर प्रदेश के निवासी ही इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, अदर स्टेट का नहीं। किसने बना दिया? उत्तर प्रदेश का राज्य विधानमंडल ने एक नियम बना दिया, क्षेत्र के आधार पर बन गया ना। तो इसमें क्या होगा फिर? क्या आगे तो कानून बना सकती है कौन? विधानमंडल, दोनों बना सकते हैं। किसके लिए? संसद और राज्य विधानमंडल। लेकिन आगे याद रखना, संसद को राज्य क्षेत्रीय विधान की शक्ति, अर्थात संसद केवल भारत ही नहीं, भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर भी कानून बना सकती है यदि वह मामला भारत से संबंधित हो। ठीक है, अब एक बात और करें, इन दोनों में टकराव आ गया, संसद और राज्य विधानमंडल में, कि नहीं, उत्तर प्रदेश कह रहा है कि नहीं हम बाहर क्या नहीं भर्ती होने देंगे, और संसद ने कह दिया नहीं आप भारत मतलब कि बाहर का, अदर स्टेट का भर्ती करो, तो बात संसद की मानी जाएगी, विधानमंडल की नहीं मानी जाएगी। बस यहाँ पे कहने का मतलब था। अब एक तीसरा पॉइंट, इसी जो आर्टिकल 245 में क्या कहता है, ये पूछा जाएगा तो फिर आपको दिक्कत होगी। क्या? संसद को राज्य क्षेत्रीय विधान की शक्ति, राज्य क्षेत्रीय विधान की शक्ति, अर्थात संसद केवल भारत ही नहीं, भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर के लिए भी कानून आ सकती है यदि वह भारत के मामला संबंधित हो, भारत विदेश के लिए भी कानून आ सकती है तब जब उसके लिए भारत से संबंधित हो। अब हम तुम्हें बताते हैं सबसे ऐसे नई चीज़ें समझ में आएगी। अब जैसे आप कौन था वो, नीरव मोदी, विजय माल्या लो, बेस्ट एग्जाम्पल है विजय माल्या।
ठीक है, विजय माल्या है, वो भाग गया लंदन, लंदन भाग गया। अब सरकार है, जो आपका संसद है, वो कानून बना सकता है। कैसे? कि जो भी इसकी संपत्ति है, किसकी? विजय माल्या की। कहाँ? लंदन में संपत्ति है, लंदन में। तो इस संपत्ति को जब्त कर लिया जाए। क्यों? क्योंकि पैसा लेकर भाग गया था। तो संसद ने कानून बना दिया, तो फिर वो कानून कहाँ? ब्रिटेन में लागू होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, उसके लिए ब्रिटेन की सरकार से भारत की सरकार को सहमति लेनी पड़ेगी। सहमति, ब्रिटेन सरकार से सहमति लेनी पड़ेगी, तब वो कानून वहाँ पे लागू होगा। और वो आपकी सरकार, कौन? ब्रिटेन सरकार, उसकी रिकवरी करके भारत को पैसा देगी। समझे? तो इसका मतलब ये है कि भारत है वो अपने राज्य क्षेत्र से बाहर बना सकती है नियम, यदि किसके लिए? यदि वो भारत के मामलों से संबंधित हो। आर्टिकल 245 ही कहता है, जिसे हम क्षेत्रीय अधिकार कहते हैं। हमें लगता है बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब इसको आप आराम से लिख सकते हो। क्या? संसद द्वारा व राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार। इसको मतलब नॉर्मल पूछा जाए कि संसद द्वारा अथवा राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार मतलब कहाँ रहेगा? विस्तार कहाँ रहेगा? अब या तो भारत के क्षेत्र के लिए, भारतीय क्षेत्र के लिए संसद बना सकती है, और राज्य के लिए कौन बना सकता है? विधानमंडल बना सकता है। बस इतनी सी बात कही कि इस आर्टिकल में क्षेत्रीय विस्तार। अपवाद, अपवाद क्या है? कहाँ के लिए कानून नहीं बना सकती? अनुसूचित क्षेत्र में यह कानून नहीं लागू हो सकता। भारत में अनुसूचित क्षेत्र कितने राज्यों में? भारत में अनुसूचित क्षेत्र कितने राज्यों में? 10 राज्यों में। जैसे हमारा एमपी है, एमपी ऐसे करके है, तो यहाँ पे कोई छोटा मोटा, यहाँ पे कोई छोटा मोटा अनुसूचित क्षेत्र है, तो इसके लिए न तो आपका बना सकती कौन कानून? संसद बना सकती है, और ना ही यहाँ पे कानून बना सकती है राज्य विधानमंडल। तो फिर बनाएगा कौन? तो यहाँ के लिए जो शासन बनाएगा वो राष्ट्रपति बनाएगा। पर कोई भी कानून या नियम बनाएगा तो वो राष्ट्रपति बनाएगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे कहा गया। तो आप इसको याद रखना, यूपीएससी 2021 में पूछा गया कि भारत में कितने राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र हैं? कितने राज्यों में? 10 राज्यों में। अब जैसे कि उत्तर प्रदेश है, ये आपका यूपी हो गया, ये आपका एमपी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे छोटा सा कोई अनुसूचित क्षेत्र है, यहाँ पे कोई छोटा सा अनुसूचित क्षेत्र है, तो यही टोटल ऐसे करके 10 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र हैं। अब अपवाद है, राज्यपाल चाहे तो लागू कर सकता है संसदीय कानून। अब जैसे कि कोई कानून है, बनाया गया है, अब संसदीय कानून जैसे कि ठीक है, माना कि आपका कोई क्षेत्र यूपी है, कोई कानून संसद ने बना दिया। ठीक है, किसके लिए? अनुसूचित क्षेत्र के लिए। अनुसूचित क्षेत्र के लिए कानून बना दिया, लेकिन संविधान तो कहता नहीं लागू होगा। लेकिन कब लागू होगा? जब राज्यपाल चाहे तो कानून उस अनुसूचित क्षेत्र के लिए लागू हो सकता है। कब? जब राज्यपाल सहमति देगा। ठीक, तो इस चीज़ को आप समझ गए। अब जनजातीय क्षेत्र में भी संसद कानून नहीं बना सकती। कुछ यूटीज में राष्ट्रपति के नियम बनाने का अधिकार, जैसे अंडमान, लक्षद्वीप और दादर नागर हवेली, इनमें क्या है? देखो, जनजातीय क्षेत्र में भी नहीं बना सकती। कैसा बना सकती? वो ऊपर वाला ही सब कुछ फार्मूला है। अब कुछ यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनमें केवल और केवल कौन? राष्ट्रपति ही मतलब कि कानून बना सकता है, नियम बना सकता है, विधि बना सकता है। किनमें? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और दादरा नगर हवेली, ये तीनों को अलग रखना। इसमें संसद कानून नहीं बना सकती है। अब आर्टिकल 246 आ गया। बहुत अच्छे से आपको, हमें लगता है, समझ में भी आया होगा। कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? आर्टिकल 246 क्या कहता है? विषय के आधार पर केंद्र व राज्यों की विधायी शक्तियों का बंटवारा। विषय के आधार पर, विषय कौन कौन से? तो अब आपसे पूछा गया 7वीं सूची की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई? तो आप कहोगे 246 में की गई। देखो, क्षेत्र के आधार पे 245 हो गया, और विषय के आधार पे आप देखोगे तो 246 हो गया। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो 246 में क्या कहा गया है कि केंद्र व राज्यों की शक्तियों का बंटवारा किन सूची में? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। सूचियां हम करा चुके हैं, किसमें कितने विषय हैं उसमें आप लोग देख लोगे, तो यहाँ पे सूचियों को कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब पीछे था सिस्टम क्या था? जैसे राज्य सूची है, जो पीछे हमने सूचियाँ बनाई थी, राज्य सूची पे कौन कानून बनाएगा? पर राज्य सरकार बनाएगी। भाई, राज्य सूची पे राज्य सरकार बनाएगी। और केंद्र उस पे संघ सूची पे कौन कानून बनाएगा? केंद्र सरकार बनाएगी कानून। और समवर्ती सूची पे कौन? राज्य और केंद्र दोनों बना सकती हैं। लेकिन जब कोई कानून राज्य और केंद्र ने एक ही विषय पे बना दिया है तो किसका माना जाएगा? केंद्र का माना जाएगा कानून। ठीक, तो मैंने इस चीज़ को बता दिया शक्तियों के बारे में। अब क्या कह रहा? केंद्र शासित प्रदेशों में संसद सभी विषयों पर कानून बनाती है। अब जैसे कुछ जो कुछ भी यूनियन टेरिटरीज हैं, जैसे कि हमारा दिल्ली है, ये सब जितने भी क्षेत्र हैं, इनके लिए कोई भी कानून बनाएगा तो वो कौन बनाएगा? संसद बनाएगी। ठीक है, आप इस चीज़ को समझ गए होंगे, कोई बड़ी बात नहीं थी। विषय से संबंधित जब भी पूछा जाए तो आर्टिकल 246 आपको याद आना चाहिए। आर्टिकल 247 इंपॉर्टेंट नहीं है, जो हम बताएं उतना याद करो। कहाँ तक आर्टिकल आखिर याद करोगे?
अपशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है। जब भी कोई आपके पास आए कि जैसे कोई अपशिष्ट शक्तियों हैं कोई भी, अब जैसे कि जब हमारा संविधान बना था तब उस टाइम पे कुछ नहीं पता था, संविधान जो सभा के लोग थे उनको नहीं पता था कि आगे कौन सा विषय आ जाएगा। तो जो कोई विषय नहीं आया था तो उसको उन्होंने क्या कहा, आर्टिकल 248 में अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, संसद के पास है। अब जैसे कुछ टाइम पे थोड़ा नहीं पता था कि साइबर अपराध, अब सोचो 1947 में कोई साइबर अपराध सोच सकता था, नहीं सोच सकता था, लेकिन अब साइबर अपराध, अब 1947 में कोई किसी ने थोड़ी सोचा था कि कोरोना आ जाएगा, कोरोना आ जाएगा। अब कोरोना पे कोई नियम बनाना पड़ा किसको, सरकार को, तो वो राज्य सरकार नहीं बना सकती, वो संसद ही बना सकती है। बस इतनी सी बात है कि अवशिष्ट शक्तियों के लिए भी हमारे संविधान सभा के ने इतना अच्छा प्रावधान किया था, समझे, बहुत अच्छे से लिखा गया संविधान। कुछ विशेष परिस्थितियों में संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति। अब कोई विशेष सब्जेक्ट आ गया, कैसा, जैसे कि आप कोरोना वायरस मान लो, कोरोना पे आपको कानून बनाने का आ गया, अब वो बना देगी कौन, संसद बना देगी कानून, राज्य सूची के विषय पर कानून बना देगी, फिर उसको राज्य सरकार को वो कानून मानना पड़ेगा, ठीक है, यही बात कही गई है। आर्टिकल 249 क्या कहता है, यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से संकल्प पारित करती है, ध्यान रखना इस चीज को, कोई भी प्रस्ताव आ गया, अब जैसे किसी के थप्पड़ मारने का प्रस्ताव आ गया, ऐसा मानो कि कोई प्रस्ताव आ गया कि चलो पाकिस्तान को लतियाते हैं, पाकिस्तान को लतियाते हैं, तो उस पर क्या होगा, राज्यसभा ने एक प्रपोजल तैयार किया और 2/3 बहुमत से उस राज्यसभा ने संकल्प को पारित कर दिया जो राष्ट्र हित में आवश्यक है। अब राष्ट्र हित में क्या आवश्यक हो सकता है, कोई भी विषय आप मान लीजिएगा राष्ट्र हित में यदि आवश्यक है तो उस पर 2/3 बहुमत से संकल्प पारित करती जो राष्ट्र हित में आवश्यक है। संसद राज्य सूची में शामिल किसी विषय पर किसी विषय पर विधि बनाए तो संसद उस विषय पर कानून बना सकती है, केवल 1 वर्ष के लिए प्रभावी होगा। अब जैसे इस चीज़ को ध्यान देना, एक क्वेश्चन पूछा गया था कितने वर्ष के लिए कोई कानून प्रभावी होता है। अब एक चीज़ मानो कि कोई ऐसा विषय आ गया है, कोई ऐसा कानून बनाने को आ गया जिसमें राष्ट्र हित के लिए जरूरी है, राष्ट्र हित के लिए, जैसे कि कोरोना वायरस आ गया, इसी का ऑप्शन ले लो कोरोना वायरस, और संसद को पता चल गया किसको, राज्यसभा को, कि इनके लिए मास्क जरूरी है, मास्क उसने कानून बना दिया कि सभी राज्य सरकारें केंद्र सरकारें पालन करवाएंगी, तो 2/3 बहुमत से संकल्प पारित करती है तो राष्ट्र हित में आवश्यक, जो राष्ट्र हित में आवश्यक है, जो कि बहुत ज़्यादा कोरोना के लिए आवश्यक है, तो संसद राज्य सूची के विषय में शामिल किसी विषय पर कानून विधि बना देगी। तो संसद क्या कानून बना देगी, कैसे, मास्क लगाने के लिए, तो संसद उससे कानून बना सकती है, और जो कानून बनेगा, जैसे कोरोना पर मास्क लगाने का कानून बनेगा तो वो 1 साल के लिए प्रभावी होगा। जब वो 1 साल कंप्लीट हो जाएगी तो संसद चाहेगी यदि एक कानून और आगे बढ़ना चाहिए तो फिर दोबारा 2/3 बहुमत से राज्यसभा पारित करके उस कानून को बनवा देगी। समझे कि नहीं, बहुत ही मैंने आसान शब्दों में आपको समझाया है कि कोई भी, जैसे कि राज्य सूची का कोई विषय है, कर है, जैसे कि इतना मान लो कि राज्य सूची का कोई विषय बताओ, ऐसा मुझे तो कोई राज्य सूची का विषय नहीं याद आ रहा, चलो कोई भी ले लो यार, जो कि कितने राज्य सूची में कितने विषय दिए गए, शायद 61 या टोटल कितने दिए गए, तो उन पे कोई भी कानून बनाने के लिए आ जाता है तो संसद बना देगी, लेकिन वो सब कानून कितने वर्ष के लिए प्रभावी होगा, 1 वर्ष के लिए प्रभावी होगा। सॉरी, खाना खा के आए तो मतलब नहीं समझ रहे होगे। आर्टिकल 250, राष्ट्रीय आपातकाल की दशा में संसद को, राष्ट्रीय आपातकाल, अब जैसे कि इमरजेंसी लग गया, इमरजेंसी में पढ़ाएंगे कहाँ कहाँ, 352, 356 और 360 जो आपके आपातकाल हैं, आपातकाल में आपातकालीन चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। राष्ट्रीय आपातकाल की दशा में संसद को राज्य सूची में शामिल किसी विषय के संबंध में भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी एक भाग के लिए कानून बनाने की शक्ति किसके पास है, राष्ट्रीय आपातकाल में संसद के पास में शक्ति है। एक कौन आर्टिकल कहता, 250 कहता। अब आर्टिकल 251 क्या कहता, देख लीजिएगा। आर्टिकल 251 कहता, आर्टिकल 249 व 250, 249 में क्या था, ध्यान रखना, आप अभी मैं पढ़ा के यहाँ पे है 249 में क्या था, 250 में 249 और 50, 249 में क्या था, कोई भी कानून 1 वर्ष के लागू होगा। 250 में क्या था कि आपके लिए क्या बनेगा कि इस आपातकाल में कोई भी कानून बना सकती कौन, संसद। तो वही बात इसमें कहेगी, 249 और 50 के अंतर्गत संसद द्वारा बनाए गए कानून पर राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून एक दूसरे को विरोध करें तो केंद्र का कानून प्रभावी होगा। बिल्कुल, ये जैसे कि एक ही विषय पर केंद्र सरकार ने कानून बना दिया और उसी विषय पर राज्य सरकार ने कानून बना दिया तो किसका माना जाएगा, केंद्र सरकार का कानून माना जाएगा। यही बात आर्टिकल किसके लिए, 249 और 50 के लिए कही गई है। 249 में क्या है कि जैसे कि इसमें
249 में कहा गया है कि कोई भी कानून बना दिया, राज्य ने भी बना दिया कि नहीं हम अपने क्षेत्र के लिए वाला कानून बनाएंगे, और उसी विषय पर केंद्र ने बना दिया, तो कानून किसका मान्य होगा? तो वो कानून संसद का मान्य होगा। किसका? केंद्र सरकार का मान्य होगा। आर्टिकल हमसे 251 कहता है। 252 क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 252 कहता है, दो या दो से अधिक राज्यों के अनुरोध पर संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है। अब जैसे कोई विवाद हो गया दो राज्यों के बीच, सीमा विवाद हो गया, सीमा विवाद हो गया कि हम यहाँ पे शराब बेचेंगे, ये भी यहाँ पे शराब बेचेगा, बीच में बॉर्डर लाइन है। अब क्या हुआ कि ये कूद के यहाँ जाते, ये कूद के यहाँ चले जाते, तो इनका आपस में लड़ाई हो गई। मतलब एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो ये दो राज्य हैं, कोई किसके पास चले जाएंगे? केंद्र के पास में। तो कहेंगे दादाजी ऐसा करो, हमारे लिए कानून बना दो, हम लोग बहुत निकम्मा इंसान हैं, हमारे लिए कानून बना दो, बिना कानून के रह नहीं पाते हैं। तो केंद्र सरकार क्या करेगी? उनके लिए कानून बना के पकड़ा देगी, जाओ इस कानून के आधार पर अपना शासन चलाओ जाके। तो वो दोनों कानून, फिर उस कानून को उन दोनों राज्यों को मानने पड़ेंगे, समझे? या कोई जल विवाद हो गया, यहाँ पे राज्य है तो पानी है ज़्यादा ले रहा, वो ज़्यादा ले रहा, दोनों एक दूसरे को थूर बैठे, एकदम मुंह फोड़ फाड़ दिया एक मुख्यमंत्री। अब जैसे कि ऐसे समझो भजन लाल और योगी आदित्यनाथ लड़ गए मथुरा वाली ज़मीन पे, तो फिर क्या होगा? तो फिर वही होगा जो संसद के बाद दोनों जाएंगे कि क्यों लड़े दोनों लोग, तब बताएंगे कि हमारी ज़मीन यहाँ पे ऐसा था, पानी इधर निकल रहा था, उधर निकल रहा था, तो ठीक है। मोदी जी कहेंगे अच्छा एक कानून बना के दे रहे हैं, आप इस कानून के अनुसार पालन करिएगा। तो यही बात इसमें कही गई आर्टिकल 252 में, ठीक है। अब आ गया अगला आर्टिकल 253। अब 253वां क्या कहता है? आर्टिकल 253, अंतर्राष्ट्रीय समझौते की शर्त को पूरा करने के लिए संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। बिल्कुल बना सकती है। जैसे कोई अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, अंतर्राष्ट्रीय समझौता क्या हो सकता? अब ये मानो कि एलन मस्क है, एलन मस्क है, ठीक है, उस पर केंद्र सरकार ने एक समझौता किया, किसके साथ? एलन मस्क के साथ में, कि हाँ तुम अपनी फैक्ट्री उत्तर प्रदेश में यहाँ पर स्थापित करोगे, ठीक है। अब क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश की सरकार को पता चला कि हम पर केंद्र सरकार ने हमारे राज्य में ये चीज़ स्थापित करवा दी, तो राज्य सरकार है उस पर ऑब्जेक्शन करेगी, नहीं हम नहीं बनवाने देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो फिर क्या होगा? तो जो कोई भी चीज़ होगी जिसे नहीं अंतर्राष्ट्रीय समझौते की शर्त को पूरा करने के लिए संसद राज्य सूची पर विषय बना सकती है, अब वो कानून बना सकती है। तो उस विषय पर, अब वो विषय है जिस पे जैसे यहाँ पे कंपनी है, राज्य सूची का विषय यहाँ पे स्थापित करने के लिए जगह देने का काम लेकिन वहाँ पे क्या है कि राज्य सूची का विषय, तो उसके लिए कानून कौन बनाएगा? उसके लिए कानून केंद्र सरकार बना देगी, नहीं अब तुम्हारा कानून नहीं चलेगा, अब कानून चलेगा हमारा। तो ये आर्टिकल किस में कहता है? 253 में क्या कहता है? अंतर्राष्ट्रीय समझौते की शर्त को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, आर्टिकल 253। आर्टिकल 254 क्या कहता है? संसद द्वारा बनाया गया कानून तथा राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून के बीच टकराव की स्थिति में तो संसद का कानून प्रभावी होगा। देखो जो अभी हमने बताया था 249 और 50 के लिए, 249 और 50 के लिए, किसमें 251 में बात की गई थी, उसमें सिर्फ इन दो आर्टिकल के लिए बात कही गई थी, ध्यान देना। 251 में इन दोनों आर्टिकल की बात की गई, लेकिन यहाँ पे जो 254 है ये पूरे संविधान और पूरे भारत देश के लिए बात कही गई कि संसद द्वारा बनाया गया कानून तथा राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून के बीच में टकराव की स्थिति आती है तो संसद का कानून प्रभावी होगा, ठीक है। यदि वहाँ पे 249 और 250 नहीं लिखा है और आपके यूपीएसआई में क्वेश्चन आता है तो आप 254 आर्टिकल तुरंत अच्छे से टिक टका के आएंगे। लेकिन यदि किसी राज्य का कानून राष्ट्रपति की सहमति के बाद बना है, अब जैसे एक चीज़ ध्यान देना कि कोई विधेयक है, इस चीज़ को ध्यान देना, नहीं तो आपको ऊपर से निकल जाएगा, ऊपर वाली बात तो समझ आएगी, ठीक है। राज्य सरकार ने कोई कानून बनाया, उसको विधेयक को उस विधेयक को किसके पास गया? राज्यपाल के पास ही जाए। तो राज्य में कोई भी कानून बनता है तो राज्यपाल उसे फाइनली करता है, लेकिन राज्यपाल ने क्या किया कि उन्होंने कहा हमें इस पर डाउट है, तो उन्होंने किसके पास भेज दिया? उन्होंने भेज दिया राष्ट्रपति के पास में, राष्ट्रपति के पास भेज दिया कि ऐसा करो, इस पर आप सहमत दोगे या नहीं दोगे। यदि उस विषय पर राष्ट्रपति ने सहमति दी है, जो भी भेजा है, तो वो कानून राष्ट्रपति का माना जाएगा, फिर संसद का भी नहीं माना जाएगा। यदि सीधे शब्दों में समझ लो, यदि किसी अध्यादेश को राष्ट्रपति के द्वारा राज्य में पारित कराया जाता है तो उसमें केंद्र सरकार का कानून नहीं माना जाएगा, बस यही बात है। तो उस राज्य में राज्य का कानून प्रभावी होगा जिस राज्य के कानून को राष्ट्रपति ने पारित करवाया है, ठीक। अब आ गया प्रशासनिक संबंध का मतलब, अब प्रशासन जैसे सरकार है, वैकेंसी निकालती है, भर्ती है, मतलब भर्ती करती है, तो उनके लिए प्रशासन भी करती है, उनके जो सर्विस होती हैं तो उनके लिए शासन करवाया जाता है। जैसे
कि IAS PCS होते हैं, ये लोग किस में आते हैं? राज्य में शासन करने आते हैं, तो प्रशासन करने तो उन्हीं की बात कही गई है। आर्टिकल 256 में क्या कहेगा? राज्यों व संघ की बाध्यता। अब बाध्यता कैसी है? बाध्यता मतलब कि हाँ, अब तो तुम्हारे इतना काम करना ही पड़ेगा, तो उसी बाध्यता के बारे में बात कही गई है। क्या कही गई है वो भी देख लीजिएगा। अब सही है। क्या है? प्रत्येक राज्य को अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस तरह करना होगा जिससे संसद द्वारा बनाए गए कानून का पालन अवश्य हो। अब जैसे कि कोई कानून बन गया, पहले पूरा पढ़ लेते उसके बाद समझाएंगे। संघ अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग राज्य को ऐसे निर्देश देने में कर सकेगा जो भारत सरकार के लिए आवश्यक प्रतीत होते हैं। समझो इस बात को। क्या कहेगा? प्रत्येक राज्य को अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग, प्रत्येक राज्य को अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कुछ इस तरीके से करना होगा कि जो संसद द्वारा बनाए गए कानून का पालन हो। अब जैसे कि राज्य सरकार कोई कानून बना रही है, ठीक है, और उसी पर उससे पहले क्या हुआ कि संसद ने कानून बना दिया, तो जो कानून राज्य सरकार बनाएगी तो उसे इसका ध्यान रखना पड़ेगा। किसका? संसद वाले कानून का, कि उसका पालन हो रहा है या नहीं हो रहा। अब पता चले कि मतलब ये बैलगाड़ी, एक बैल इधर चल रहा है, एक बैल इधर चल रहा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको किसके अनुसार चलना पड़ेगा? संसद के अनुसार चलेगा। संसद मतलब जैसे कि दो बैल हैं, यहाँ पे दो बैल इधर उधर जा रहे हैं, पीछे यहाँ पे एक आदमी बैठा, तो चलना तुम्हें इसी के अनुसार पड़ेगा, चाहे तुम कितना भी इधर उधर कूद फांद लो। तो वही बात इसमें कही गई है। संघ अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग राज्य को ऐसे निर्देश देने में कर सकेगा जो भारत सरकार को द्वारा आवश्यक प्रतीत होते हैं। अब फिर भी मतलब कि ठीक है, कानून बना दिया, कानून कोई बना रहा है, और जैसे राज्य सरकार कानून बना रही है किसके? संसद के कानून पर, तो जो संघ सरकार है वो इसको निर्देश दे दी, भैया कानून बना तो रहे हो ठीक है, लेकिन ऐसा ही बनाना जो हमने बनाया उसका पालन जरूर होना चाहिए। यदि पालन नहीं हुआ तो हम तुम्हारा कानून फानून से फाड़ फोड़ के फेंक देंगे। यही बात किसमें कही गई? आर्टिकल 256 में कही गई है, और कोई इतनी बड़ी बात नहीं कही गई है। समझ में आ रहा होगा, मुझे लगता है आपने केंद्र और राज्य संबंध पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आर्टिकल 355, यदि कोई राज्य केंद्र द्वारा दिए गए निर्देश का पालन नहीं करता है तो ऐसी दशा में राज्य में राष्ट्रपति शासन का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, अब इस बात को समझिएगा कि आर्टिकल 355 इसलिए बता दिया। अब आप लोग कहोगे ठीक है, राज्य सरकार ने किसकी? केंद्र की नहीं मानी या संघ की नहीं मानी, तो फिर केंद्र सरकार क्या करेगी? उसमें 355 के तहत, आर्टिकल 355 के तहत राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 के तहत लगाया जाएगा। शक्ति कौन देता? आर्टिकल 355 देता है, लेकिन जो राष्ट्रपति शासन लागू होगा वो किस आर्टिकल के तहत लगेगा? वो 356 के तहत लगेगा। इस बात को नहीं समझ पा रहे हो? बहुत छोटी चीज़ है। अब जैसे कि हमने तुम्हें शक्ति दी कि हाँ तुम इसके थप्पड़ मार दो, लेकिन शक्ति तो दे दी, अब तुम्हें हमने हथौड़ा तो दिया ही नहीं, शक्ति दे दी, अब शक्ति का तुमने हाथ से तो कुछ फोड़ नहीं दोगे, तो उसके लिए हम हैं जो अगले इंसान, हम तुम्हें हथौड़ा पकड़ाएंगे, लो मारो इसको, कूट दो इसको, तो वो क्या होगा? वो आर्टिकल 356 होगा। यही बात इसमें छोटी सी बताई गई, समझ गए होगे इस बात को। अब बिना हथौड़ा किसी का थोड़ी मुँह फोड़ दोगे, भैया हो तो भी कोई लोग फोड़ भी देंगे, उसके लिए अलग ही चीज़ है। अब आर्टिकल 257 क्या कहता है? कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण। वो कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण, संघ मतलब केंद्र सरकार का नियंत्रण कुछ दशाओं में। कौन कौन सी दशाएं? बहुत जान लीजिएगा। प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि राज्य क्षेत्र में केंद्र सरकार की अपनी कार्यपालिका शक्ति में प्रयोग में कोई बाधा ना हो। ध्यान देना, फिर पढ़ो। प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि राज्य क्षेत्र में केंद्र सरकार की अपनी कार्यपालिका की शक्ति के प्रयोग में कोई बाधा ना हो कुछ दशाओं में। अब ठीक है, कोई चीज़ बन गई है, उसके लिए इसमें एक बात कही गई है कि राज्य और केंद्र के बीच में बाधा उत्पन्न ना हो, बस किसके? संघ के नियंत्रण में। मतलब कुछ दशाओं में संघ का नियंत्रण, बहुत सी सारी चीज़ें होंगी जिनके ऊपर नियंत्रण होगा। क्या है? कुछ दशाओं में, वही आर्टिकल है पिछला वाला जो भी मैंने बताया। कुछ दशाओं में 257 था, कुछ दशाओं में राज्य को केंद्र निर्देश दे सकता है। क्या? वही चीज़ नहीं, कुछ दशाओं में। अब कुछ दशाओं में जैसे कि राज्य में रेलवे है, संपत्ति की रक्षा करे। अब केंद्र सरकार राज्य को निर्देश दे देगी कि जो रेलवे लाइन है इनकी रक्षा तुम्हें करना है। इसीलिए आपने देखा होगा यूपी पुलिस के कुछ सिपाही हैं, वो इसमें चले जाते हैं, जिसे जीआरपी बोलते हैं, आरपीएफ में, रेलवे में चले जाते हैं, तो वहाँ पे भी उनकी ड्यूटी लगती है। तो वो किसके लिए? वो केंद्र सरकार इन्हें निर्देश देती है कि हाँ हमारी जो संपत्ति जो है कौन सी रेलवे वाली, इसको अच्छे से बचाए रखना। यही बात की गई। आर्टिकल 258 आप लोग खुद करके आओगे। हम आगे 261 पे। संघ व राज्य की सार्वजनिक क्रियाओं, अभिलेख तथा न्यायिक कार्यवाहियों को समस्त भारतीय क्षेत्र में पूरा विश्वास और पूरी मान्यता प्रदान की जाएगी। समझे? क्या है? दोबारा समझा देते हैं। संघ व राज्य की सार्वजनिक क्रियाओं,
अभिलेख तथा न्यायिक कार्रवाइयों को समस्त भारतीय क्षेत्र में पूरा विश्वास व पूरी मान्यता के साथ प्रदान की जाएंगी। अब ठीक है, कोई भी संघ है, कोई भी कानून बनाए, कोई राज्य की कोई सार्वजनिक क्रिया है या अभिलेख है, जैसे कि अभिलेख मतलब कुछ भी आपके पास कोई अभिलेख मतलब जैसे सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश है, तथा न्यायिक कार्रवाइयों को कोई न्यायिक कार्रवाई को समस्त भारतीय क्षेत्र में पूरे विश्वास के साथ लागू किया जाएगा। कोर्ट ने कह दिया सबको दवा फ्री दी जाएगी तो सरकार को देनी पड़ेगी। इसका मतलब ये है एग्जाम्पल, इस आर्टिकल में कुछ नहीं कहा गया। अब जैसे कि कोई ऐसा भयानक रोग आ गया, कोई भयानक रोग आ गया, कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने आदेश कर दिया किसके लिए, राज्य के लिए, या सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया केंद्र के लिए कि सरकार उसने कोर्ट ने कह दिया, किसे, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये वाली दवा है पैरासीटामोल एकदम फ्री दी जाएगी, बहुत ज़्यादा इसकी मांग है, तो वो राज्य सरकार को देनी ही होगी, उसमें राज्य सरकार कुछ नहीं कर सकती। यही बात कहेंगे पूरे, जैसे कि राज्य के लिए हाई कोर्ट कहेगा तो वो पूरे राज्य में दी जाएगी। यदि संघ में मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो पूरे देश में बांटी जाएगी जब सुप्रीम कोर्ट कहता है। इसका मतलब यही है। संसद कानून बनाकर 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच नदी, जलाशय आदि के जल प्रयोग तथा वितरण नियंत्रण संबंधी विवादों के निर्णय को प्रावधान कर सकती है। समझे? संसद कौन कानून बनाएगा? संसद 2 या 2 से अधिक, जैसे कावेरी जल विवाद था, कावेरी जल विवाद, अब 2 राज्यों के नदी पानी को लेकर विवाद है तो उनके लिए संसद कानून बना देगी कि ऐसा करो, इसमें जितना पानी आता है उसका 40% तुम यूज करो और 60% ये यूज करेंगे। बस कानून बन गया तैयार। केंद्र ने जो कानून कह दिया तो वो राज्य को मानना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यही बात इसमें कही गई, पानी को लेकर बात, नदी जल विवाद को लेकर बात कही गई है। ठीक है, संसद ऐसे विवाद के संबंध में सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता को समाप्त कर सकती है। बिल्कुल, जैसे कि जो पानी वाला विवाद है इसको लेकर उस पर कोई कानून संसद जो है वो सुप्रीम कोर्ट का नहीं मानेगी, पानी वगैरह को लेकर। ठीक, तो इस चीज़ को मान सकते हैं, इस पर सुप्रीम कोर्ट मतलब हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। केंद्र सरकार ने कह दिया इतना करो तो उतना करना पड़ेगा। अब इसके लिए केंद्र सरकार ने, भाई केंद्र सरकार ही तो बनाएगी, जब एक सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ कर नहीं सकता, तो केंद्र सरकार ने इसके लिए 2 अधिनियम बनाए। कौन सा? एक तो अधिनियम बनाया था आपका नदी बोर्ड अधिनियम 1956, अंतर्राज्यीय जल विवाद 1956, 2 आपके अधिनियम बना दिए, उसी के अनुसार इनका बंटवारा वगैरह सब कुछ होगा। आर्टिकल 263 अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया राष्ट्रपति द्वारा। आपको ध्यान रखना है कि किस आर्टिकल के तहत, यूपीएससी 2021 में यही क्वेश्चन पूछा गया, किस आर्टिकल के तहत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया। आर्टिकल 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया। अंतर्राज्यीय परिषद कौन गठित करता है? राष्ट्रपति गठित करता है। इस चीज को अच्छे से याद रखो। अब आगे देखो, इस परिषद का गठन राज्यों के बीच आपसी विवाद का निर्णय करने के लिए किया जाता है। जो अंतर्राज्यीय परिषद है इसका गठन राज्यों के बीच जैसे विवाद वगैरह का उसको खत्म करने के लिए किया जाता है। इसका गठन किसने किया था? राष्ट्रपति ने किया था। इसके गठन कब हुआ था? 1990 में हुआ था। 28 मई को हुआ था, 18 मई को, इस चीज़ आप लोग कंफर्म कर लेना। हमें लग रहा है कि 28 मई को हुआ था शायद, लेकिन आप कंफर्म कर लेना, यहाँ पे 18 मई लिख दिया है, अपना सही कर लेना। तो 18 मई 1990 को किया गया। तो इसका जो उस टाइम पे पीएम कौन थे? बीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री थे। और इसका जो अंतर्राज्यीय परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। इसके जो सदस्य होते हैं 6 तो कैबिनेट मंत्री होंगे पीएम के द्वारा मनोनीत, जितने भी 6 कैबिनेट मंत्री, और सभी राज्यों के सीएम होंगे। यूटी के प्रशासक होते हैं, और यूटी के जो प्रशासक जैसे राज्यपाल वगैरह होंगे वो किसके होंगे? यूनियन टेरिटरी के शासित प्रदेशों की। ठीक, प्रथम बैठक इसकी कब हुई थी? 10 अक्टूबर 1990 को यूपीएससी 2021 में पूछा गया। 263 के तहत स्थानीय सरकार व शहरी विकास के लिए केंद्रीय परिषद का गठन कब किया गया था? 1954 में किया गया था। केंद्रीय परिषद का गठन कब किया गया था? याद रखना, केंद्रीय परिषद का गठन किसके लिए? स्थानीय सरकार व शहरी विकास के लिए केंद्रीय परिषद का गठन 1954 में किया गया था। यूपीएससी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, कब? 1954 में। अब आ गया वित्त संबंध भाग 12। वित्त संबंध भाग 12, केंद्र व राज्यों की कराधान शक्तियों का विभाजन, केंद्र व राज्यों के बीच राजस्व का वितरण। अब जैसे है कि कराधान, कर मतलब कराधान शक्तियों का विभाजन, कौन कितना कर लगाएगा, शक्ति मतलब कर लगाने की शक्ति, और जो कर से पैसा आएगा उसे बोलते हैं राजस्व, रेवेन्यू। उस फिर पैसे का वितरण कैसे होगा वो सब इसकी चर्चा की गई। अब आर्टिकल 265 के तहत क्या कहा गया है? यूपीएससी 2021 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए थे। कोई कर विधि के अधिकार से अधिरोपित या संग्रहित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। इसका कहने का मतलब है क्या कि अब कोई भी कर लगाना है, कोई भी टैक्स लगाना है, ठीक है, उस टैक्स को एक कानून के द्वारा, संसद में कानून के द्वारा ही लगाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि शाम को 8 बजे मोदी जी आए, कल से आपके ऊपर एक नया टैक्स लग जाएगा, मोदी टैक्स।
कोई भी लग जाएगा कि मोदी टैक्स लग गया मानो, तो वो ऐसा नहीं होगा। उसके लिए आपको संसद की कानून प्रक्रिया को अपनाना पड़ेगा। तभी तो आप देखते होगे कि जीएसटी है वो कौन से संविधान संशोधन द्वारा आई थी, आपको पता होगा। मैंने जीएसटी बहुत अच्छे से कराई थी और यूपी पुलिस में कमाल धमाल सब कुछ मचा था। एसएससी कोड तक मैंने बता दिया था, एचएसएन कोड भी बता दिया था, उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका मतलब आर्टिकल यही कहता है कि आप ऐसे नहीं उठा के कुछ भी बोल दो, नहीं, आपको दोनों सदनों से एक अध्यादेश लाना पड़ेगा, उसको पारित करना पड़ेगा, राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी, उसी को कहेगा। इस अनुच्छेद में कर की बात कही गई, शुल्क या अर्थदंड की नहीं। देखो, कर और शुल्क अलग अलग होता है। जैसे कर की बात है कि आपने कोई बिस्कुट है, इस पर कितना टैक्स लगा है, 10 रुपये का बिस्कुट, उस पर 1% का टैक्स लगा है, नहीं मतलब 10% का टैक्स, तो इसका 10% कितना हो जाएगा, 1 रुपये, तो वो हो गया टैक्स। लेकिन अर्थदंड क्या है या शुल्क क्या है? अब जैसे कि आप ताजमहल देखने गए, ताजमहल देखने गए, वहाँ पे 50 रुपये की जो शुल्क है या फीस है, तो उसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं शुल्क। और अर्थदंड क्या है? यदि आप ताजमहल गए, ताजमहल देखा, वहाँ पे आपको कोई भी कहीं पे जहाँ पे लिखा थूकना मना है, थूकना या मूतना कुछ भी वहाँ पे लिखा है, यहाँ पे टॉयलेट करना मना है, तो अक्सर वहीं पे भारतीय करते हैं, तो उसमें जो लिखा 500 रुपये जुर्माना, तो वो होता है अर्थदंड। शुल्क क्या होता है? एंट्री फीस। ठीक, तो इसमें कन्फ्यूज मत होइए। 265 में सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कही, सिर्फ और कर की बात कही, ना कि ना शुल्क की बात कही, ना अर्थदंड की बात कही। संघ सूची में 13 करें और राज्य सूची में पूछा जाएगा, संघ सूची में कितने 13 करें और राज्य सूची में कितने 20 करें। अब आप एक चीज़ देखना कि राज्य सूची में करों की संख्या तो 20 है और संघ सूची में करों की संख्या कितनी है? 13 है। लेकिन कर कहाँ पे ज़्यादा, मतलब पैसा कहाँ से टैक्स से ज़्यादा आ रहा है? वो केंद्र सरकार के पास ही ज़्यादा आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एकदम वीआईपी वाले टैक्स हैं। ठीक, अब आप एक बात सोचो, एक तरफ 1000 कुत्ते कर दो, एक तरफ एक हाथी कर दो, बस यही बात कही गई है। अब क्या है? सीमा शुल्क किसमें? संघ सूची का विषय आयकर, इनकम टैक्स सबसे ज़्यादा लगता है, निगम कर। राज्य सूची की, राज्य की कर निर्धारण शक्ति पर कुछ पाबंदियाँ। अब हम देखते हैं कि राज्य पर क्या पाबंदियाँ हैं। 200 आर्टिकल 265 तो मैंने बता दिया कि बिना कानून के कोई भी कर नहीं लगाया जा सकता। अब राज्य की कर निर्धारण शक्ति पर कुछ पाबंदियाँ, जैसे कि राज्य सरकार ऐसा नहीं कि मतलब कि जब उठाया मुँह टैक्स लगा दिया। राज्य 200 आर्टिकल 276 क्या कहता है? बीच वाले इतने इंपॉर्टेंट है नहीं। आर्टिकल 276 कहता है कि राज्य विधानमंडल वृत्ति मतलब व्यवसाय, व्यापार व आजीविका मतलब रोजगार पर कर लगा सकती है, लेकिन एक व्यक्ति पर यह 2500 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। अब जैसे कि आपने एक ठेला खोला, ठेला, और वहाँ पे आप बेच रहे हो क्या? मोमो नहीं, लड़कियाँ क्या खाती हैं? पानी वाले बतासे, पानी पूरी की दुकान तुमने खोली। अब राज्य सरकार को लगा कि यहाँ तो इसने रुपये बहुत ज़्यादा पैदा कर रहा है, तो क्या होगा? तो आप पर इस पर राज्य सरकार टैक्स लगा देगी, लेकिन 2500 रुपये से अधिक नहीं लगा पाएगी। 25 रुपये इतने टैक्स लगा पाएगी। ठीक, 21 संशोधन द्वारा किया गया, शायद 80वां संशोधन था, इसको याद रखना, संशोधन द्वारा ये बात जोड़ी गई थी। पाबंद है कि नहीं? क्या पाबंद है? राज्य की कर निर्धारण प्रणाली कुछ शक्तियों, पाबंदियाँ क्या हैं? 2500 से ऊपर, यही तो पाबंदी है, 2500 से ऊपर नहीं लगा सकते। अब आपसे कह दिया कि आपकी मम्मी ने कह दिया नहीं उस दिशा में नहीं जाना, या 100 मीटर से आगे नहीं जाना, कुआं है, तो वो एक पाबंदी है। तो यही बात कही आर्टिकल 276 में। ठीक है, देखो आर्टिकल 286 क्या कहता है। आर्टिकल 286 कहता है, 286 आर्टिकल की बात कही गई है, राज्य विधानमंडल समाचार पत्रों के अतिरिक्त शेष वस्तुओं के क्रय व विक्रय पर कर लगा सकती है। केवल समाचार पत्रों को छोड़कर, समाचार पत्रों के लिए वो राज्य केंद्र सरकार है, उन पर समाचार पत्रों पे कौन टैक्स नहीं लगा सकता? राज्य विधानमंडल नहीं लगा सकती। शेष वस्तुएं पर लगा सकती। निम्न सीमाएं कौन कौन सी सीमाएं, वो देख लीजिएगा। अब देखिएगा क्या कह रहा है कि राज्य के बाहर होने वाले क्रय विक्रय पर आरोपित नहीं कर सकती। जैसे कोई वस्तु है आपने उत्तर प्रदेश में बनाई, लेकिन वो बिक कहाँ रही है? एमपी में बिक रही है, तो इस पे कर कौन लगाएगा? वो एमपी सरकार लगेगी, ना कि उत्तर प्रदेश सरकार। यही बात इसमें कही गई है कि राज्य के बाहर होने वाले क्रय विक्रय पर कर आरोपित नहीं कर सकते। फिर अगली बात क्या कही गई? पॉइंट 2, यदि किसी वस्तु का केंद्र सरकार द्वारा आयात या निर्यात हो रहा है, तो वह राज्य उस वस्तु पर कोई कर नहीं लगा सकता। अब कोई वस्तु केंद्र सरकार ने आयात की, जैसे कि आप यूपी से हो, यूपी में यहाँ पे बिजली उत्पन्न हो रही है, बिजली बनाई जा रही है। ठीक है, अब बिजली को केंद्र सरकार ने ले लिया, केंद्र सरकार कह रही है कि हमें बिजली दे दो, तो जो बिजली केंद्र सरकार को देगा राज्य सरकार उत्तर प्रदेश, तो इस पर टैक्स नहीं लगेगा, फिर एकदम टैक्स फ्री देनी पड़ेगी। यही बात कही गई है आर्टिकल 286 में। ठीक है, आगे बात क्या की, यदि संसद ने किसी वस्तु को विधि द्वारा अंतर्राज्यीय व्यापार में विशेष महत्व की वस्तु घोषित कर दिया है, तो उस पर राज्य कर नहीं लगा सकती। विशेष
महत्व की वस्तु, जैसे कि मोदी जी आए, बनारस से उन्होंने चुनाव लड़ा, बनारस से, ठीक है, बनारस से उन्होंने चुनाव लड़ा कि यहाँ की साड़ी बहुत अच्छी हैं, और उन्होंने क्या कर दिया, एकदम अंतर्राज्यीय क्या क्या वस्तु को विद द्वारा अंतर्राज्यीय व्यापार में विशेष महत्व, अंतर्राज्यीय व्यापार में विशेष महत्व की वस्तु घोषित कर दिया, किसको, साड़ी को। अब हो सकता है उन्होंने साड़ी के लिए क्या किया, जॉर्जिया मेलोनी के लिए उन्होंने साड़ी खरीदी हो कि नहीं, कि जॉर्जिया मेलोनी आएंगी तो फिर वो मतलब साड़ी वगैरह खरीदेंगे तो महंगी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि साड़ी को राष्ट्रीय महत्व की चीज़ घोषित कर दिया। साड़ी को बताओ, जब प्रधानमंत्री प्यार में होता है तो साड़ी भी राष्ट्रीय महत्व की चीज़ हो जाती है, घोषित कर दिया। तो उस पर फिर राज्य सरकार कर नहीं लगा सकेगी, फिर तो मोदी जी ही कर लगाएंगे, लगाएं और चाहे ना लगाएं, वो उनकी बात है, ठीक। अब आगे देखिएगा क्या कह रहा है आर्टिकल 287, विधानमंडल बिजली की बिक्री व उसके उपयोग पर कर लगा सकता है। विधानमंडल बिजली की बिक्री व उसके उपयोग पर कर लगा सकता है, लेकिन ऐसी बिजली की बिक्री या उपभोग पर कर नहीं लगाया जा सका जो केंद्र सरकार द्वारा उपयोग की जाती है, जो केंद्र द्वारा आयोग उपभोग की जाने वाली और केंद्र को बेची जाने वाली होती है। अब जैसे एक चीज़ को देखना कि विधानमंडल जो है वो बिजली पर कर तो लगा सकता है, अपने राज्य में बेचेगा तो किसी को बेचेगा। अब जैसे कि आपने कोई कंपनी खोली, उसको आपको बिजली बेचेगा तो उस पर कर लगा देगा राज्य विधानमंडल। लेकिन यदि वही बिजली जो राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को बेच रही है, 100 यूनिट बिजली उसने बेची या राज्य सरकार के किसी कार्य के लिए उपयोग की जा रही है, तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। ये आर्टिकल 287 कहता है, याद रखना। रेलवे के किसी रखरखाव कार्य के लिए उपयोग की जा रही है, या जैसे कि रेलवे वाले होते हैं, इनके लिए बिजली का उपयोग राज्य सरकार द्वारा दिया जा रहा है, ठीक है, तो इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, कोई पैसा नहीं देगा। बस इतनी सी बात 287 में कही गई। अब 288 में क्या कहा गया है कि संसद विधि द्वारा किसी अंतर्राज्यीय नदी या नदी घाटी के विकास के लिए प्राधिकरण की स्थापना कर सकती है। प्राधिकरण के लिए अथॉरिटी की स्थापना करती है, और वह प्राधिकरण जल या जल विद्युत का संचालन, उपभोग, वितरण करता है, तो राज्य विधानमंडल विधि द्वारा उस पर कर लगा सकेगा, किंतु ऐसी विधि तब प्रभावी नहीं होगी जब तक राष्ट्रपति की अनुमति ना मिल गई हो। अब इस चीज़ को ध्यान से सुनना कि संसद है किसी अंतर्राज्यीय नदी या नदी घाटी के लिए विकास के लिए प्राधिकरण की स्थापना की गई। अब जैसे कोई अथॉरिटी बना दी 5 सदस्यों की अथॉरिटी बना दी, वह प्राधिकरण जल या जल विद्युत का संचालन, उपयोग का वितरण करता है। जैसे वो जो अथॉरिटी है वो वितरण करती है, ठीक है, तो राज्य विधानमंडल विधि द्वारा उस पर कर लगा सकेगा। ये कर तभी लगा सकेगा, वरना कर नहीं लगा सकेगा। तभी लगा सकेगा जब राष्ट्रपति अनुमति दे देगा, नहीं राज्य सरकार को दे देगा, नहीं अपना आप लगा दीजिएगा। और यदि राष्ट्रपति ने अनुमति नहीं दी तो फिर उस पर न तो कर लगा सकेगा, ना ही उस पर कोई कुछ भी समस्या क्रिएट कर सकेगा राज्य सरकार। उसके लिए राष्ट्रपति की सहमति अनिवार्य है। अब आगे देखो क्या कह रहा है, राज्य सूची के विषय के तहत जितने कर हैं सभी का पैसा केवल राज्यों का होता है। इसमें कुल 20 कर हैं। इस चीज़ आपको पता होगी कि जितने भी राज्य सरकार के तहत जो कर लगे होते हैं, मतलब राज्य सूची के जितने भी कर होते हैं, जो 20 कर हैं ना टोटल राज्य सूची के विषय में, तो उसमें सिर्फ जितना भी टैक्स आएगा वो केवल राज्य सरकार का होगा। बस 80वां संविधान संशोधन के तहत ये व्यवस्था की गई है कि आर्टिकल 268 व 269 में वर्णित करों व आर्टिकल 271 में वर्णित अधिभार, 271 में अधिभार है जो कि मैं शायद नहीं कराऊंगा। अधिभार का मतलब कि सेस तो आप जानते होंगे कि जैसे कि 100 रुपये की कोई चीज़ है, उसने 200 रुपये खरीदी, इस पर 2 रुपये और ले लेना, तो इसे सेस बोलते हैं। अधिभार, इसे अधिभार मतलब और ज़्यादा लगा दिया। तो 80वां संशोधन द्वारा तहत व्यवस्था की गई आर्टिकल 268 व 69 में वर्णित करों व आर्टिकल 271 में वर्णित अधिभार को छोड़कर सभी करों के राजस्व को केंद्र व राज्यों के बीच बांटा जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 80वां का संशोधन यही कहता है कि केवल 268 और 69 के तहत छोड़ दो, 268 और 69 में हम आगे पढ़ाएंगे, इन दोनों को छोड़ के बाकी कोई भी कर का संकलन होगा तो उनको वो केंद्र और राज्यों के बीच बंटवारा किया जाएगा। आगे देखो 268 केंद्र द्वारा लगाए जाने वाले किंतु राज्यों द्वारा एकत्रित तथा प्रयोग किए जाने वाले करों की चर्चा इसमें की गई है। किसमें? आर्टिकल 268 में। क्या है? केंद्र द्वारा लगाए जाने वाले। अब जैसे कि कोई कर है, केंद्र सरकार ने लगा दिया, ठीक है, लेकिन उसको कर को जो एकत्र कौन करेगा? वो राज्य सरकार करेगा। तथा प्रयोग किए जाने वाले करों की चर्चा, जो भी कर हैं उनका प्रयोग किया जाएगा, उनकी चर्चा किसमें की गई? आर्टिकल 268 में की गई है। स्टाम्प शुल्क होगा, औषधियों पर शुल्क हो गया, इन पे केंद्र सरकार लगाती है शुल्क और इकट्ठा कौन करता है? राज्य सरकार, ठीक, यही बात इसमें कही गई है। अब 269 क्या कहता है कि केंद्र द्वारा लगाए जाने वाले तथा एकत्रित किए जाने वाले किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले करों की चर्चा इस अनुच्छेद में की गई है। अब जैसे कि
ऐसे करें जिन्हें केंद्र सरकार लगाती है और केंद्र सरकार ही एकत्रित करती है, लेकिन जो पैसा आता है वो राज्यों को दे देता है। जैसे कोई भी 150 रुपये इकट्ठी है वो केंद्र राज्य सरकार को दे दिए। तो इसकी चर्चा किस में की गई? इसकी चर्चा 269 में की गई। वस्तुओं के अंतर्राज्यीय व्यापार के दौरान होने वाले क्रय विक्रय पर माल या सामान के अंतर्राज्यीय व्यापार के पोषण पारेषण पर कर। ठीक है, ये कर वगैरह हो गया। जैसे वस्तुओं के अंतर्राज्यीय व्यापार के दौरान होने वाले कर, अंतर्राज्यीय व्यापार जैसे कि दो राज्यों के बीच व्यापार हो रहा है, ये बात इस आर्टिकल की क्या है? जैसे दो राज्य ए और बी, इनके बीच व्यापार हो रहा है, ठीक है, तो व्यापार होने दो, लेकिन जो इनके बीच टैक्स का पैसा है वो केंद्र सरकार कलेक्ट करेगी, ठीक है, और फिर केंद्र सरकार इनको देगी, ना कि राज्य सरकार अपने पास एकत्रित करे, जिससे पता चले कितना पैसा आ रहा है इनके पास, और कुछ नहीं होता है। बस यही बात 269 में कही गई है। 270 में क्या कहा गया है कि केंद्र द्वारा लगाए गए तथा एकत्रित किए जाने वाले, किंतु केंद्र व राज्यों के बीच बांटे जाने वाले करों का विवरण। अब क्या है कि केंद्र सरकार तो लगा रही है तथा एकत्रित कर रही है, दो केंद्र सरकार कर लगा के उनको एकत्र भी कर रही है, लेकिन उसको बांटे किसके बीच? केंद्र व राज्यों के बीच। जैसे जीएसटी है उसको लागू करती है केंद्र सरकार, जिसे आईजीएसटी बोलते हैं, सीजीएसटी बोलते हैं, तो उनको कर को एकत्रित करके और फिर दोनों के बीच थोड़ा थोड़ा अपना बंदरबांट कर लेते हैं, ठीक। राज्यों को सहायता अनुदान, सहायता अनुदान कितने प्रकार के होते हैं? एक तो सहायता अनुदान विधिक होता है, विधिक मतलब कि कानून के तहत ही आपको देने ही पड़ेंगे। एक तो विवेकाधीन, आपका मन हो तो दे दो, ना मन हो तो ना दे दो। आर्टिकल 282 में विवेकाधीन और 275 में अविधिक अनुदान। 275 क्या कहता है? कुछ राज्यों को संघ से अनुदान, जैसे कोई आपदा आ गई, आर्टिकल 275 यही तो कहता है कोई आपदा आ गई, ठीक है। अब आपदा में क्या हुआ? उस राज्य में बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, नुकसान मतलब सारी फसल चली गई, ऐसा मानो फसल चली गई, तो इस फसल की भरपाई के लिए तो जो संघ है वो ये विधिक की बात कही कि विधिक मतलब कि देना ही पड़ेगा कुछ राज्यों से संघ से अनुदान। तो आपदा से हुए नुकसान को भरने के लिए केंद्र सरकार को कुछ अनुदान करेगा, केंद्र सरकार राज्य सरकार को पैसा देगी कि हाँ इतना पैसा ले लो और अपने किसानों के बीच बांट दो, जिससे कि आप लोग उबर आओ, नहीं तो आप गरीबी में मर ही जाओगे। मरता कौन? किसान ही है। बस यही बात उसमें आर्टिकल में कही गई। अब देखो आर्टिकल 266 क्या कहता है। आर्टिकल 266 में क्या कहा गया है कि भारत व राज्यों की संचित निधियाँ, केवल 266 में, कुछ मत याद रखो, आर्टिकल 266 में क्या कहा गया है? संचित निधि की बात की गई, इतना लिख दो, संचित निधि। एक क्वेश्चन पूछा गया था, संचित निधि की चर्चा किस में की गई? आर्टिकल 266 में की गई है। 267 में की गई आकस्मिकता निधि की, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, आकस्मिकता निधि की, जिसे आकस्मिकता निधि, ठीक, की चर्चा 267 में की गई। इसको अच्छे से याद रखना है, आर्टिकल 266 और 67। केंद्र व राज्यों के संबंध को विशेष रूप से योजना के प्रक्रम में राज्य के नियंत्रण के प्रसंग को म्यूनिसिपल संबंध केंद्र व राज्य का स्थानीय कहा गया। अब आप सोचो इस चीज़ को, वाक्य को समझना। केंद्र व राज्यों के विशेष रूप से योजना प्रक्रम को योजना बनाई गई केंद्र और राज्य द्वारा, तो राज्य के केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग को, अब जैसे कि कोई योजना बना गई, ठीक है, उस पर नियंत्रण किसका? केंद्र सरकार का। भाई कोई योजना बनाई, इस पर नियंत्रण किसका? केंद्र सरकार का। तो इस नियंत्रण को क्या कहते हैं? म्यूनिसिपल संबंध कहते हैं। और एक क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मैंने लिखा है कि जैसे कि कोई कानून बना, चाहे केंद्र बना ले चाहे राज्य बना ले, लेकिन उस पर नियंत्रण किसका रहेगा? केंद्र सरकार का। तो इस संबंध को क्या कहते हैं? म्यूनिसिपल संबंध कहते हैं। और म्यूनिसिपल संबंध का मतलब केंद्र व राज्यों व स्थानीय सरकार को, इसे म्यूनिसिपल मतलब केंद्र, राज्य व स्थानीय सरकारें होती, सबके पर लागू होता है। अंतर्राज्यीय परिषद का निर्माण संवैधानिक है। आपसे पूछा गया जो आर्टिकल 263 के तहत हुआ था अंतर्राज्यीय परिषद का गठन, तो वो एक संवैधानिक है, संवैधानिक, जिसकी स्थापना राष्ट्रपति द्वारा की गई है। अच्छे से याद रखना, संवैधानिक है। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन, क्षेत्रीय परिषद का गठन क्यों किया जाता है? क्षेत्रीय परिषदों का गठन इसलिए किया जाता है कि वहाँ पे उनको गठित करके एक हेड बना दिया जाए, जिससे कुछ क्षेत्र का विकास हो सके, इसलिए क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया जाता है। क्षेत्रीय परिषदों का गठन संसदीय कानून द्वारा हुआ। 1956 के संसद के अधिनियम के माध्यम में 5 क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष गृह मंत्री होता है। गृह मंत्री को क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष माना गया। क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया था क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष कौन था, और 5 क्षेत्रीय परिषदें बनाई गई थी। अब क्षेत्रीय परिषदें क्या है? एक तो देखो लंबी सी लाइन खींच लो, लंबी सी, और यहाँ पे लिख लो। एक तो आपका ईस्ट मतलब पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, एक आपकी क्या हो जाए नॉर्थ मतलब उत्तरी, एक आपकी वेस्ट मतलब पश्चिमी, एक होगी साउथ मतलब दक्षिणी, और एक आपकी क्या हो गई मध्य मतलब सेंटर, मध्य वाली, ठीक है। अब देखो ईस्ट, जो ईस्ट है
ईस्ट परिषद है, इसका मुख्यालय कहाँ हो सकता है? सबसे पूर्व में कौन सा राज्य पड़ता है? देखो नॉर्मली देखो, वो चीज़ मत देखो कि कहाँ निकल जा रहा है। सबसे पूर्व में आपका वेस्ट बंगाल पड़ता है। वेस्ट बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। एक याद करने की ट्रिक है, वहाँ की याद तो करनी पड़ेगा। तो ईस्ट परिषद, ईस्ट जो 5 परिषद है, यानी पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। नॉर्थ में क्या पड़ता है? दिल्ली पड़ता है, तो इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? दिल्ली। दिल्ली पड़ता है, दिल्ली। साउथ में क्या पड़ता है? चेन्नई। चेन्नई मतलब तमिलनाडु में इसकी। और मध्य मतलब इलाहाबाद। मध्य मतलब कि इलाहाबाद, आपको पता ही होगा इलाहाबाद सबसे सेंटर में पड़ता है। तो क्षेत्रीय परिषद होंगे। क्षेत्रीय परिषद बाई चांस पूछ लिया जाए, मैंने एक ट्रिक से आपको याद करा दी। ठीक है, अब क्या राष्ट्रीय जल नीति, इसको जरूर याद रखना। क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? क्षेत्रीय गृह मंत्री होता है, मोटा भाई अमित शाह। राष्ट्रीय जल नीति 1987 में गठन हुआ था। राष्ट्रीय जल नीति का गठन कब हुआ था? 1987 में हुआ था। केंद्र केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने व सुझाव देने हेतु RS सरकारिया की अध्यक्षता में जून 1983 में सरकारी आयोग का गठन किया गया था। केंद्र राज्यों के बीच जो मतलब कि आयोग गठन किए गए थे, उनको सिफारिशें होती थी कि हाँ इनके बीच ऐसे शक्तियों का बंटवारा होना चाहिए, ऐसे करूँगा, ये सब आयोग बनते रहते थे। तो सबसे पहला RS सरकारी आयोग बना था 1983 में। सरकारी आयोग का गठन हुआ था। आयोग के 2 अन्य सदस्य शिवरमन और ESR सेन थे। किसके? सरकारी आयोग के अन्य 2 सदस्य शिवरमन और SR सेन। ठीक है, अब सरकारी आयोग ने रिपोर्ट, देखो अपनी ऑफिशियल रिपोर्ट 1988 में ही दी थी। ठीक है, लेकिन आपको कह दिया जाए तो 1987 यदि ऑप्शन है और 1988 नहीं है तो आप 1987 ही लगाएंगे। ठीक, लेकिन अब जैसे ऑफिशियल नहीं होती कि हाँ बन तो रिपोर्ट तो 1987 में ही तैयार हो गई थी, लेकिन इन्होंने ऑफिशियली 1988 में दी थी। इसमें कंफ्यूज मत होना, कभी आप कह दो कि 1987 तो बहुत जगह दिया गया है, इसीलिए मैंने यहाँ पे बता दिया। केंद्र व राज्यों के वित्तीय विवादों के निपटान हेतु ये सुप्रीम कोर्ट एक मुख्य एजेंसी है। आर्टिकल किसके? 171 के तहत। अब जैसे कि पैसों के बीच वित्तीय जो विवाद हो गया, उसका निपटारा के लिए मुख्य एजेंसी कौन है? हाई सुप्रीम कोर्ट है, मतलब मुख्य न्यायालय। वही बताएगा कि हाँ इतना इतना पैसा अपना बांट लीजिएगा। सरकारी आयोग ने राष्ट्रीय एकता व अखंडता के लिए मजबूत केंद्र का होना आवश्यक बताया था। अपनी सिफारिश में सरकारी आयोग ने क्या कहा था कि सरकारी आयोग ने राष्ट्रीय एकता व अखंडता के लिए मजबूत केंद्र का होना बताया था। ठीक, अब आगे क्या कह रहा है? और इसने जो सरकारिया आयोग था, इसने टोटल कितनी सिफारिशें की थी? 247 सिफारिशें की थी, जिसमें से 180 लागू की गई थी। ठीक, अब आगे हम अपने अंतिम पड़ाव पर। अब ज़्यादा इनके बारे में कुछ हमें जानना है नहीं, तो मैंने इसलिए नॉर्मल ही लिया। यदि आपसे पूछा जाए पुंछी आयोग किससे संबंधित? पुंछी आयोग केंद्र और राज्य संबंधों से संबंधित, केंद्र और राज्य के बीच में। तो आप कब इसका गठन हुआ था? 2007 में। केंद्र और राज्यों के संबंधों पर सुझाव से संबंधित गठित प्रथम प्रशासनिक आयोग, जिसके अध्यक्ष कौन थे? शीतलवाड़। इसीलिए इसका नाम पड़ा था EMC। वैसे इनका पूरा नाम था EMC शीतलवाड़, और ये अध्यक्ष थे, इसलिए इसको शीतलवाड़ समिति कहते हैं। 1966 से 1969 था इसका टाइम, उस टाइम पे। ठीक, तो पूछा जाएगा प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग कब बना था? 1966 में, जिसके अध्यक्ष कौन थे? EMC शीतलवाड़। राजमन्नार समिति 1969 में बनी थी। इन्होंने एक सिफारिश की थी कि UPSC जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं, इसको खत्म किया जाए, अखिल भारतीय सेवा को। और ये तमिलनाडु सरकार द्वारा गठन किया गया था। किसके द्वारा? राजमन्नार। ये राजमन्नार कौन थे? राजमन्नार DMK नेता थे, DMK नेता थे। तो तमिलनाडु ने एक समिति बनाई थी, तो इसको पता। उसके बाद एक आनंदपुर साहिब प्रस्ताव आया था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव, ये भी केंद्र और राज्यों के संबंध से मतलब था। अब आप देखिएगा क्षेत्रीय परिषद जो होती हैं, जैसे नहीं मैंने 5 क्षेत्रीय परिषद बताई थी, उन क्षेत्रीय परिषदों का उपाध्यक्ष क्रमानुसार राज्य के मुख्यमंत्री कितने वर्ष के लिए? 1-1 साल के लिए होते हैं। 1 साल के लिए। जैसे कि अध्यक्ष तो आपको पता है गृह मंत्री होता है, लेकिन उपाध्यक्ष बनना है तो जैसे 1 साल के लिए योगी बन गए, अगले साल के लिए भजन लाल बन गए, अगले साल के लिए मोहन यादव बन गए। तो ऐसे करके यहाँ पे 1-1 साल के लिए उपाध्यक्ष बने जाते हैं। आपका केंद्र और राज्य संबंध मैंने बहुत अच्छे समझाया, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। सबसे बड़ा टॉपिक था, और आपका पॉलिटी अब हमारे ऊपर से बर्डन कम हो गया। बस आपके पास कितने 2 से 4 टॉपिक और बचे। मैंने जल्दी की, आपकी पॉलिटी खत्म। आपने पॉलिटी खत्म कर ली, समझो आपके पीस जो UPSI के लिए आपको एडवांटेज मिल जाएगा। बाय बाय, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।